गैरत के नाम पर एक और जोड़ा कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता शब लियारी में जाम बहक मर्द और खातून मियाँ बीवी निकले। दोनों ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी बताइएगा। जी देखिए, कराची इलाका है, निपियर थाने की हदूद है। लियारी में गुज़श्ता शब एक वाक़या पेश आया था जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुस्तल्ला अफराद ने अंदर फायरिंग की थी एक रक्शे पर, और रक्शे में सवार अताउल्लाह नामी शख्स और हादिया नामी खातून, हादिया और समरीन, ये उसमें जाँ बहक हो गए थे। इनकी लाशें जो है अस्पताल लाई गई थी। इसके बाद पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही थी। आज सुबह जो है इनकी जो है FIR दर्ज की गई है। मकसूद अताउल्लाह के कज़न हैं इस्फंदियार, इनकी मुद्दईयत में, और पुलिस के मुताबिक ये दोनों जो खातून और मर्द थे, आपस में इनका रिश्ता मियां बीवी का था। दोनों बाजूड़ एजेंसी के रिहायशी थे और 2 साल कबल इन्होंने घर से फरार होकर पसंद की शादी की थी। और पसंद की शादी करने के बाद पहले ये लाहौर गए, लाहौर में रूपोश रहे, अपने जो रिश्तेदार थे उनसे छुपते रहे। उसके बाद वो कुछ हफ्ते पहले ही कराची पहुंचे थे, और कराची में पहुंचने के बाद उन्होंने न्यू मार्केट के करीब लिपिया थाने के दूर में एक निजी होटल में रिहायश इख्तियार की। उसके बाद इन्होंने एक करीब ही मकान भी किराए पर लिया था, और अभी इसमें शिफ्ट नहीं हुए थे। और इसका रोज ये कलेक्टर में एक तजारती मरकज पर गए थे। वहाँ से कुछ शॉपिंग करने के बाद रक्शे में सवार होकर जैसे ही नेचर के इलाके में पहुंचे तो इनके जो है नाबालिग मुस्तल्ला अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया, जिसमें दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल जो मामला ये है गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है, और मैयतें जो है वो इस्फंदियार नानी जो अताउल्लाह मकसूद का कज़न है उसके हवाले की जा रही है। जी मेराज, ये बताइएगा कि इनको कत्ल करने वालों में कौन लोग शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए जी, जो इस्फंदियार इनके कज़न हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई है, उन्होंने इसमें नामालूम अफराद का जिक्र किया है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो जो मुद्दई हैं वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या है। इसमें इनके अपने करीबी रिश्तेदार मुलविस हैं जो उनके 2 साल से तलाश कर रहे थे, और आखिरकार कराची में इनसे मिलने के बाद उन्होंने इनको टारगेट कर दिया और कत्ल कर दिया। तो जरगे में इनका जो अभी तक जराए बताते हैं, पुलिस जराए से मिलने वाले इतलात के मुताबिक बाजूड़ एजेंसी में जरगे में फैसला हुआ था इनकी दोनों के कत्ल का, क्योंकि इन्होंने पसंद की और मोहब्बत की शादी करने का जुर्म किया था। इसलिए जो है इनको मौत की सजा सुनाई गई जरगे में। जरगा हुआ बाजूड़ एजेंसी में, लेकिन कत्ल हुआ कराची में। और दोहरे कत्ल के इस वाक़े में शहर में खौफराज भी फैलाया, और इसके बाद भी जो इसमें मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनके नाम जो है वो मुद्दई बताने से इनकारी हैं, और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ताम पुलिस का ये कहना है कि वो इसकी तफ्तीश बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, और जो भी मुलज़िम इसमें मुलविस हुआ उसको जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मेराज अख्तर। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान लैंड ग्रैबर्स के साथ ही निकले। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के 3 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ बाज़ाब्ता चार्जशीट जारी। मुअत्तल अफसरान में अली असद, ज़ीशान और खालिद इकबाल शामिल है। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान लैंड ग्रैबर्स के साथ ही निकले। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के 3 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ बाज़ाब्ता चार्जशीट जारी कर दी गई, जबकि मुअत्तल अफसरान में अली असद, ज़ीशान और खालिद इकबाल शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। नाजरीन को बता चुके थे कि मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ अफसरान को 1 हफ़्ता कबल मुअत्तल किया गया था। अब इन अफसरान के बारे में एक इंकशाफ हुआ है कि ये अफसरान न्यू मलई हाउसिंग स्कीम जो है मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसमें लैंड ग्रैबर्स जो थे उन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया था। ये जो अफसरान थे तीनों, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और एक एनक्रोचमेंट डायरेक्टर है। इन तीनों अफसरान पे ये इल्ज़ाम है कि ये लैंड ग्रैबर्स के साथी निकले हैं, और जो कब्ज़ा जात हो रहे थे उसको ख़त्म कराने में ये नाकाम हुए। नाकाम इसलिए हुए, इनके जो इन पे एक चार्जशीट जारी किया गया है। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने
इन अफसरान पे एक चार्जशीट जारी की है और इस चार्जशीट के लिए इनको बुलाया गया है कि ये ख़ुद जो है वो पेश होकर इस चार्ज शीट का जवाब दें। अगर चार्जशीट का जवाब नहीं देते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिसमें इनको मुलाजमतों से बरतरफ भी किया जा सकता है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन तीनों अफसरान को अलग अलग चार्जशीट दिए हैं और इन तीनों में अलग अलग इल्ज़ामात हैं। इसमें जो इल्ज़ामात हैं उसमें लैंड ग्रेबर्स को साथ देना, उसमें हाजिर ना होना और उसमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना और उस पर जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको ख़त्म ना कराना, इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। ये जो अफसरान हैं जिनमें अली असद ख़ान है, ज़ीशान अहमद है और खालिद इकबाल है, ये इन तीनों अफसरान ने जो है इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने लैंड ग्रेबर्स का साथ दिया है, जिसकी वजह से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनों पे जो ख़ास तौर पे जो मली न्यू हाउसिंग स्कीम है उसकी ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म ना हो सके। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। सेक्शन अफसर स्कूल तालीम गुलजार जिम्मेदार करार। गुलजार बीमारी का जवाब मनाकर छुट्टियों पर चले गए। सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी का नोटिस। महकमा स्कूल तालीम ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। आपको बताते चलें कि महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सेक्शन अफसर स्कूल तालीम गुलजार जिम्मेदार करार हुए हैं। गुलजार बीमारी का जवाब बनाकर छुट्टियों पर चले गए थे। सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी का नोटिस। महकमा स्कूल तालीम ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। सेक्शन अफसर स्कूल तालीम गुलजार जिम्मेदार करार। गुलजार बीमारी का जवाब बनाकर छुट्टियों पर चले गए। सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी का नोटिस है। इस पर महकमा स्कूल तालीम ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा ये क्या माजरा है? बिल्कुल, ये माजरा में स्कूल तालीम का है जिसका सेक्शन मेडिकल में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आया। इस मामले के जैसे मालूमात जो है सेक्रेटरी इब्राहिम महकमा स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को मौसूल हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका नोटिस दिया और तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। कमेटी का सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन कोऑर्डिनेशन जनरल है सैयद इमदाद अली शाह, उनको मुकर्रर कर दिया गया है। कमेटी में 3 और अफसरान भी शामिल हैं जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और डिप्टी सेक्रेटरी जो है स्पेशल सेल है वो इनके मेंबर के तौर पर शामिल है। ये कमेटी 15 रोज के अंदर तहकीकात करेगी और तहकीकात करके रिपोर्ट सेक्रेटरी इब्राहिम महकमा स्कूल तालीम के हवाले करेगी। जबकि इस सेक्शन का जो सेक्शन अफसर था मेडिकल अब गुलजार कुमार, वो मेडिकल छुट्टी पर चले गए हैं लेकिन उन पर जो है मेगा करप्शन का इल्जाम आयद है। ये कमेटी न सिर्फ मामले की तहकीकात करेगी, इसके साथ साथ वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम, महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन और महकमा खजाना की तरफ से जाली जो मेडिकल के बिल भेजे गए थे उनके तयन करेगी। उनको जो जिम्मेदार है या मुलाजमिन या जो मुस्तकिन है उनके जो रिपोर्ट उपचार करके स्कूल तालीम के हवाले करेगी। लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम में जो मुबैना तौर पर ये मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है जिस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है और जिम्मेदारों का चयन करके कमेटी 15 रोज के अंदर रिपोर्ट जो सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश करेगी, जिसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों आपका। चीफ इंजीनियर WTM ने MD वाटर कॉरपोरेशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। यूनिवर्सिटी रोड पटने वाली लाइन की मुरम्मत अब तक ना शुरू हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन अब्बासी से। GSM, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ जहाँ पे साइफन 84 इंच की WTM की लाइन जो है वो फटी थी BRT मंसूबे के होने वाले तरक्याती काम के बाद, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान की जानिब से बताया गया था कि 24 घंटे का वक्त दरकार है जो कि लाइन की मुरम्मत की जाएगी। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि 22 घंटे गुजर चुके हैं, अमला यहाँ अब तक नहीं पहुँच सका और जो मालूमात हासिल हो रही हैं लाइन की मुरम्मत के हवाले से तो पता ऐसा चल रहा है कि एक हफ्ता दरकार होगा लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल करने में। साइफन की लाइन है जिसको मुकम्मल तौर पे क्लोजर के बाद ही मुरम्मती काम शुरू किया जा सकेगा। के इलेक्ट्रिक
की जानिब से शटडाउन मिलेगा, जिसके बाद को लाइन को क्लोजर दिया जाएगा और उसके बाद पानी मुकम्मल तौर पे जब ख़त्म हो जाएगा लाइन का, उसके बाद इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। 84 इंच की लाइन की मुरम्मत अब तक जो है वो 24 घंटे का बोला गया, लेकिन 22 घंटे गुजरने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि शुरू नहीं हो सकी है। वक्ती तौर पर मट्टी डाल के खंभा लगा के इस लाइन को जो है वो रोक दिया गया। 11 फीट चलने वाला जो पानी है इस लाइन का, उसको 9 फीट किया गया है ताकि ओवरफ्लो ना हो सके। पानी के ओवरफ्लो होने से लाइन के फटने से शदीद यूनिवर्सिटी रोड पे ट्रैफिक जैम हो गया था, जिस पर वजीर आला सिंध की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि फौरी तौर पे मुरम्मती काम मुकम्मल किया जाए। लेकिन WTM के चीफ इंजीनियर की जानिब से जो है वो गलत बयान जारी किया गया, जिस पे तर्जुमान ने आगाह किया कि 24 घंटे जो है वो दरकार होंगे लाइन की मुरम्मत के लिए, लेकिन 22 घंटे गुजरने के बावजूद देखा जा रहा है कि अब तक ना यहाँ पे अमला पहुंचा, ना कोई मुरम्मती काम का आगाज हुआ। जी एहसन अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कश्मीर कॉलोनी सेक्टर B में भी अरसे से पानी की किल्लत है। पानी की अदम फराहमी से शहरी परेशान, कहते हैं कि पानी का मसला जल्द हल किया जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कश्मीर कॉलोनी में भी पानी की अदम फराहमी का सामना है। पानी की अदम फराहमी की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना है, उन्हीं से जानते हैं। आप हमें बताएगा कि इस कॉलोनी में पानी कब से नहीं आ रहा? तकरीबन 15-20 साल से पानी नहीं आ रहा है इस इलाके में। तो ख़ास तौर पे ये कश्मीर कॉलोनी सेक्टर B का एरिया जो है, ये तो लोग बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। तो खैर ये लाइनें वगैरह डली हुई हैं, इसके अंदर से गटर का पानी आ रहा है, दूसरा साफ़ पानी नहीं आ रहा। दूसरा हमारा गैस का भी मामला है, तकरीबन 1 साल से गैस भी नहीं आ रही। ये तकरीबन सेक्टर B का ही टुकड़ा है, यहाँ पे जो सारे मसले मसाइल हमारे हैं। आप हमें बताएगा कि पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग टैंकर डलवा के गुजारा कर रहे हैं? ये पानी नहीं आ रहा, पानी टैंकर डलवा के हम गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन हर हफ्ते टैंकर डलवाना पड़ता हमें। पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत आता भी है तो लाइनों का खड़ा हुआ पानी आ रहा, उसमें बदबू वाला पानी होता है। पानी आगे पीछे आ रहा है, पिछली साइड पे आ रहा है, इस साइड पे नहीं आ रहा। यहाँ पे कई साल से पानी नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं कि आपने कोई दरख्वास्तें वगैरह दी हैं इस पानी के हवाले? क्या हमने यहाँ UC चेयरमैन वगैरह सईद गनी साहब आते हैं, सब कुछ उन्होंने हमारा बहुत वैसे किया इस काम के सिर्फ लैन पे। तो ये जो नदी में जो आ रहा है ना पैप, यहाँ पर 18 इंच का लैन, उसके अंदर सुराख हैं। जब पानी नदी का उतर जाता है, लैन पीछे पानी बंद होता है तो नदी का पानी सब भर जाता है। जब वो कईयों बार से वाल खुलता है ना कश्मीर कंचनेसर गोट से, इससे चकरा गोट से, तो वो सारा गंदा पानी पहले लोगों के टैंकों में आता है। उसके बाद ना जी वो 1 घंटा जब चलेगा तो पीछे वाले खोल देते हैं। कोई अपील कि आपको लोगों को पानी फराहम किया जाए? हाँ, पानी बिल्कुल फराहम किया जाए। 10,000 का टैंकर है, 3,000 गैलन का, अब बंदा कहाँ तक पूरा करे। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हम जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन बाहर से टैंकर ख़रीद कर यहाँ पर जो यहाँ के कश्मीर कॉलोनी के रिहायशी हैं वो गुजारा करने पर मजबूर हैं। तो यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है कि इन्हें पानी फराहम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़, पहले सेशन में कारोबार मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 1 लाख की सतह को बरकरार रखे हुए है। जी हाँ, 100 इंडेक्स 1 लाख की सतह को बरकरार रखे हुए है। तफसीलात जानेंगे अयास राना से। बताइएगा अयास। जी बिल्कुल, जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, 2 सेशन में जो है आज मार्केट में होता है। उसका पहला सेशन का अख्ताम हुआ, जिसके अंदर हमने सुबह से जो मार्केट में तेज़ी का तसलसल है वो बरकरार है। इस वक्त तक 339 पॉइंट्स का जो हम इजाफा देख रहे हैं, उसके साथ साथ 1,03,00,000 से ज़ायद की सतह को अपनी बरकरार रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ मौजूद हैं। अमीन भाई, 1 लाख का इंडेक्स अभी तक बरकरार है और जहाँ के रोल ओवर वीक भी है, एक प्रेशर होता है, कैसा देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो फिक्स बैंक्स में भी रेट्स बहुत कम मिल रहे हैं लोगों को डिपॉजिट्स पे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल्स की भी डाइवर्ट हो रही है और म्यूचुअल फंड्स की भी हो रही है। तो ऑब्वियसली कोई और रेवेन्यू है नहीं, जब लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट तो ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली यही वजह है। और प्लस एक अभी भी मार्केट में काफ़ी स्क्रिप्ट्स में रूम है और सेक्टर वाइज भी अगर रूम है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। करेक्शन नो डाउट मार्केट में कभी भी आ सकती है, तो और इस दफ़ा जो करेक्शन आएगी 3 या 4% की करेक्शन, दैट मीन्स 3 या 4,000 पॉइंट्स आसानी से निकल सकते हैं।
तो वो ऑब्वियसली करेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो अगर बिल्कुल एम्प्टी बैठा हुआ है तो वो तो लेने के लिए आएगा, क्योंकि और एवेन्यूज़ आपके पास अब अवेलेबल है ही नहीं। आप प्रॉपर्टी भी नहीं चल रही, कोई और एसेट क्लास में आपको इतने गेन्स नहीं मिलते और इतनी जल्दी आपके पास लिक्विडिटी आ जाए। तो यही वजह है, लिक्विडिटी ही मार्केट को ड्राइव कर रही है। प्लस एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आपके बेहतर है, मॉनेटरी पॉलिसी सर पे है, लग रहा है कि कट बहुत 2% का आसानी से कट होगा, तो फर्दर कट होगा तो फर्दर फिर रेट्स सेविंग के कम होंगे। बैंक्स तो वो रिटर्न्स नहीं देंगे, तो बैंक्स का तो समझो नहीं, घर बंद हो गया है, तो एक स्टॉक मार्केट का घर खुला हुआ है। इसी वजह से इन्वेस्टर आ रहा है, यूएन्स भी की तादाद भी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है। अमीन भाई, बात यह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि 2% का या 4% का स्विंग का मतलब है तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स, वो एक सियासी बेयकीनी हमने देखी उस वजह से था। तो अब क्या ऐसी वजह बन सकती है? प्रॉफिट टेकिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको लगता है कि इतना बड़ा स्विंग आएगा? देखिए, आप इंडेक्स का साइज़ देखें, 1 लाख के इंडेक्स पे आप खड़े हुए हैं, तो उसमें टेक्निकली अगर आप 2 या 3%, तो मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार पॉइंट्स तो आराम से बनते हैं। अगर 4% भी लगा लें तो वो तो नॉर्मल है मार्केट में। 3-4% तो हर मार्केट्स में, अगर दुनिया भर की मार्केट्स में देख लें तो करेक्शन तो मार्केट में ऑब्वियसली ज़रूरी होती है ना। एक स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, एक सेक्टर ओवर वैल्यूड हो जाता है, किसी ने तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है, कोई ले रहा होता है, कोई देखिए कोई मुनाफा बना रहा होता है, कोई नुकसान कर रहा होता है, तो ये साइकिल तो चलता रहेगा हमेशा। तो क्या लग रहा है जो इंडेक्स है वो क्या इसकी अपनी हकीकी वैल्यू पे इस वक्त पहुंच गया है, या मजीद गुंजाइश आप देख रहे हैं? साल के अख्ताम तक हम जब 1 लाख उस वक्त सोच रहे थे, अब 1 लाख हो चुका है, क्या 1.25 लाख या 1.5 लाख की तरफ कोई ऐसी आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश बाकी है इसमें? देखिए, बिल्कुल गुंजाइश है, और उसमें देखें ना, अभी भी कुछ स्क्रिप्ट से नीचे लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। और प्लस देखिए, लिक्विडिटी वही जैसे पहले डिस्कस हुआ, आप पैसा कहाँ डालेंगे? आपके पास कोई एवेन्यूज़ है नहीं, प्रॉपर्टी आपकी चल नहीं रही, कमोडिटीज़ हमारी इतनी डेवलप नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों को रुझान ज़्यादा यहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि डिविडेंड आपको मिल रहे होते हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं एंड ऑफ ईयर, और आपको कैपिटल गेन भी हो रहा था। तो ये मुझे लग रहा है जब तक चलता रहेगा, जब तक चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और इकोनॉमी में चीज़ें बेहतर होंगी। आपके देखें ना, फिस्कल साइड पे भी आपके सरप्लस आ रहे हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप भी कम हो रहा है, आपके इन्फ्लोज भी आ रहे हैं, और प्लस ये कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो मटेरियलाइज अगर हो जाती है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, वो भी ड्राइव करेगी। क्योंकि अगर रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे तो रुपये पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन के नंबर और कम आएंगे, तो गवर्नमेंट का और सरप्लस होगा। जहाँ सरप्लस होता जाएगा, चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएगी। मतलब एक तरह से देख लें कि गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल टीम की एक पूरी प्लानिंग थी, फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ये टर्न अराउंड चीज़ें हुई है, वरना तो नहीं होती। आप मुझे बताएं ना, कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर इकोनॉमी सही नहीं होगी तो सेक्टर भी सही नहीं होगा, सेक्टर सही नहीं होगा तो स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अमीन यूसुफ जो कि साबिक डायरेक्टर हैं, तफसीलन हमें बता रहे हैं कि इस वक्त अगर हम इकनॉमी की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन दे रही है, वो बिल्कुल इसकी जो है आकाश है हमारी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि मईशत के हिसाब से जिस तरीके आदादोशुमार बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट भी तेज़ी की तरफ, आगे की तरफ जा रही है। और आज क्योंकि मार्केट में हम ये था कि कारोबारी हफ्ते का जब आखिरी दिन होता है तो थोड़ा सा एक प्रेशर देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि हफ्ते का क्लोज करके जाएँ, तो जो शेयर्स हैं उनको बेच के जो मुनाफा है वो लेके जाएं। लेकिन अभी भी आज मार्केट के अंदर अगर हम देखें, सुबह आगाज़ भी मुस्बत था, उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव, और लेकिन अब जो पहले सेशन का अख्ताम हुआ वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज में इस वक्त हुआ है। और मार्केट का अब अगला सेशन 2:30 बजे जब मार्केट ने खुलना है तो वो एक यकीनन एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं, जो कारोबारी करने वाले हज़रात हैं, वो तैयार हैं। और ज़हनी तौर पर अब मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली बनती हुई हमें नज़र आ रही है। वही हमें तमाम बोर्ड्स के ऊपर हम यही देख रहे हैं कि जहाँ हम प्रेशर देख रहे थे, अब जो प्रेशर होगा वो यकीनन मुनाफे का होगा। जो जहाँ जहाँ स्टॉक्स लोगों ने ख़रीदे हैं, उनको जहाँ लगेगा कि उनको एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो स्टॉक्स जो हैं वो बेचने को तरजीह देंगे। और वही एक प्रेशर हम सिर्फ इस वक्त जो है नज़र आ रहा है, वह 100 इंडेक्स के ऊपर जो पड़ेगा। इसके अलावा इकनॉमी की अगर हम बात करें, जहाँ हमारे पास रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स की जो अदादोशुमार हैं वो बेहतर आ रहे हैं, साथ सबसे अहम वजह बेहतर आ रहा है, मुझ पर रुझान भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और पहले सेशन में मुस्बत रुझान रहा। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। बल्दिया उस्मा कराची का स्पेंसर आई अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल लोड शेडिंग का भी शिकार है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी कहते हैं कि अस्पताल में अद्वियात, तिबी अमले, आंखों का चेकअप करने वाले माहिरीन की किल्लत है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर की रियोज से। जी मीर, बताइएगा।
देखिए जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के स्पेंसर आई हॉस्पिटल से, जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान का आँखों का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। इसमें ये तकरीबन 80 साल कबल ये अस्पताल वजूद में आया था। ये ताहम आज जो ये अस्पताल कई मसाइल का शिकार है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिलखसूस लोड शेडिंग का मसला सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ के अब्दुल जब्बार अंसारी साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस अस्पताल के यूँ तो काफ़ी मसाइल है, लेकिन क्या क्या बुनियादी तौर पर मसाइल है? कितने डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और कौन कौन से डॉक्टर्स की यहाँ पर ज़्यादातर शॉर्टेज है? स्पेशली हमें ज़रूरत है जो प्रोफेसर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कम से कम 2 स्पेशलिस्ट चाहिए पूरा महीने के लिए। एक तो डॉक्टरों की शॉर्टेज है और मेडिसिन की शॉर्टेज है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर में सिर्फ 1.5 घंटा लाइट आती है, तो उससे हमें थोड़ी परेशानी होती है। जनरेटर चलाते हैं और चौकीदारों की मसला है, चौकीदारों की शॉर्टेज है, ये हमें फ़ौरन अरेंज करके दीजिए। ये बताइएगा कि जो प्रोफेसर साहब ने बताया कि कितने प्रोफेसर होने चाहिए इस अस्पताल में, ओपीडी कितनी होती है, उसके अलावा टेक्निकल स्टाफ हो, आई स्पेशलिस्ट हो, कितनी तादाद अमूमी तौर पर होनी चाहिए? कम से कम 2 प्रोफेसर तो होने चाहिए और 2 रिफ्रेक्शनिस्ट होने चाहिए, ये तो मस्ट चाहिए, और प्लस में मेडिसिन चाहिए। अच्छा, मेडिसिन कौन कौन सी शॉर्टेज है, थोड़ा वो भी बताए ताकि। जो आई ड्रॉप्स हैं, उसमें काले पानी की दवाई हैं, जो वो जनरल ओपीडी की दवाएं हैं। जो पुअर बिल्कुल पेशेंट होता है उनके लिए तो हमारे यहाँ कर लेते हैं। जो अफोर्डिंग होता है वो कहता है मैं खुद कर लेता हूँ, तो बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्जरी होती है, तकरीबन हफ्ते में 6-7 सर्जरियाँ होती हैं। मेयर कराची जनाब मुर्जा साहब की मेहरबानी से फेको मशीन हमें मिली है, आई कंप्यूटर टेस्टिंग मिली है, उससे काफ़ी बेहतरी आई है। इसके अलावा जो आई स्पेशलिस्ट है या आंखों का चेकअप करने वाले जो माहिरीन है, जो आंखों का टेस्ट करने वाले जो यहाँ पर माहिरीन है, उनकी भी किल्लत है। वो सिर्फ यहाँ पर एक है, जबकि प्रोफेसर्स की बात की जाए तो वो भी सिर्फ एक ही था। उनका कहना था कि 2 प्रोफेसर, उसके अलावा टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, चौकीदार है। मेडिसिन की जो शॉर्टेज है वो भी काफ़ी यहाँ पर पाई जा रही है। उनका यह कहना था कि इन चीज़ों की जो है शदीद ज़रूरत है, डॉक्टर्स की, टेक्निकल स्टाफ की और दीगर प्रोफेसर्स की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। उनका यह भी कहना था कि मेयर कराची मुर्जा वहाब की जानब से तावन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है स्टाफ की किल्लत है। जी, तब आपको बताएं कि कराची की 2 एहतसाब अदालतों में जजेस को तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कराची की एहतसाब अदालत नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलियास तैनात, 4 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतह मुबीन निज़ाम जज तैनात। जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी हाँ, जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट सिंध की जो 2 बड़ी एहतसाब अदालतें हैं वहाँ पर जजेस की तैनाती कर दी गई है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कराची के एहतसाब अदालत नंबर 2 और 4 में जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर इलियास को एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज तैनात किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिसेस फतह मुबीन को एहतसाब अदालत नंबर 4 में जो है वो जज तैनात किया गया है। दोनों जजेस की तैनाती 3 साल के लिए की गई है, जबकि वज़ारत कानून और इंसाफ ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मुमताज़। आप सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हर आईनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, देखें जी, सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हर आईनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि प्रिंसिपल कोर्ट कराची में टैक्स, कस्टम, सर्विस, लेबर और SPCA मामला के 10-10 केसेस रोजाना मुकर्रर किए जाएँ। इसी तरह सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना और बिपर खास सर्किट बेंच में आईनी बेंच के रूबरू 50 केसेस रोजाना पेश करने की हिदायत। सर्किट बेंच में टैक्स और कस्टम केसेस ना होने के बाद दीगर शोबों के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ। इसी तरह चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को मुख्तलिफ शोबों को रोजाना 10 केसेस भेजने की हिदायत कर दी है। जबकि इसी तरह रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट जो है लेगारी ने इस मुतल्लिक़ सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जी, मुमताज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।